हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुधरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में आज हम वीडियो नंबर 2 में सेट्स और रिलेशन में एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें 2 सेट्स आपको दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। आपको बताना है कि a माइनस बी किसके बराबर है। तो यहां देखते हैं, आपको a माइनस बी यानी आपको बताना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, a माइनस बी दो समुच्चयों का अंतर। तो a माइनस बी में क्या करना है, a के अवयव में से माइनस b के अवयव माइनस करने हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि केवल a के अवयव हैं, यहाँ केवल a के अवयव हैं, इसमें b के अवयव नहीं हैं। तो a के अवयव हैं, b के नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं a तथा b नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। a तथा b नहीं, a माइनस बी में केवल a के अवयव होंगे, b के नहीं होंगे। तो यहां इसको लिख सकते हैं a और b डैश का इंटरसेक्शन। तो डायरेक्ट आप a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेट Na दिया है Ax, जहां x बिलोंग्स टू n है। सेट Nb और Nc में इंटरसेक्शन जो है वो Nd के इक्वल है। जहां ABCD जो हैं वो ABCD जो है बिलोंग्स टू n है, B तथा C सापेक्ष अभाज्य हैं। तब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं, यहां सेट Na गिवन है Ax, जहां x बिलोंग्स टू है n, यानी यहां पर जो Ax हैं वो a के मल्टीपल्स होंगे, a के गुणज होंगे। इसी तरह Nb में हम लिखेंगे b के गुणज, Bx x बिलोंग्स टू n। Nc में होंगे c के मल्टीपल्स, Cx x बिलोंग्स टू n। Nd में होंगे d के मल्टीपल्स, Dx x बिलोंग्स टू n। और आपको दिया है कि Nb और Nc में जो इंटरसेक्शन है वो Nd के इक्वल है। तो यहां देखते हैं कि Nb और Nc में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो Nb क्या हुआ, Bx हुआ b के मल्टीपल्स। यहाँ Nb जो है उसमें b के मल्टीपल्स हैं और C जो है उसमें C के मल्टीपल्स हैं, और बराबर जो होंगे उसमें D के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ आपको देखना है कि इनमें कॉमन कौन से होंगे। तो यहाँ कॉमन होंगे जो B के मल्टीपल्स भी हों और C के मल्टीपल्स भी हों। तो यहाँ कॉमन होंगे B व C दोनों के मल्टीपल्स, तो दोनों के गुणज जो है वो कॉमन होंगे। और आप यहाँ देखेंगे कि B और C जो है वो सापेक्ष अभाज्य संख्याएं हैं, यानी सापेक्ष अभाज्य जिनका HCF 1 हो और इनका एलसीएम जो है वो होगा इनका प्रोडक्ट BC और इनका HCF जो है वो होगा 1। तो आपको यहाँ देखना है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ आएगा वो क्या होगा। तो B और C दोनों का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं सापेक्ष अभाज्य हैं, तो एलसीएम जो है वो BC है। तो यहाँ पर कॉमन होगा BC के गुणज यानी BCX, और यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे DX। तो आप यहाँ देखेंगे जो कंडीशन है वो होगी D इक्वल्स टू BC। आप मैच कीजिए ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, D इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। यहाँ पर किन्हीं समुच्चय ABC के लिए आपको इनमें से सत्य कथन बताना है। तो यहाँ आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन लॉ से। तो डी मॉर्गन लॉ जो है उसमें डिफरेंस की जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, ए का डिफरेंस बी यूनियन सी से और ए का डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी से क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन का लिखेंगे इंटरसेक्शन और ए माइनस सी। इसी तरह यहां लिखेंगे
ए माइनस बी इंटरसेक्शन का लिख देंगे यूनियन, और ए माइनस सी ये डी मॉर्गन लॉ है। तो यहाँ डिफरेंस के लिए डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ए माइनस बी यूनियन सी जो है वो इक्वल है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए एवं बी दो परिमित समुच्चय हैं जिनमें 10 तथा 6 अवयव हैं। दो समुच्चय हैं, ए में 10 अवयव हैं, बी में 6 हैं। यदि दोनों में 4 अवयव उभयनिष्ठ हों तो आपको बताना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने उभयनिष्ठ, कितने अवयवों की संख्या कुल कितनी है। तो देखिए ए में जो अवयव हैं वो 10 दिए गए हैं, बी में जो अवयव हैं वो 6 दिए गए हैं, और आपको कहा गया है कि ए और बी में जो उभयनिष्ठ है, ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव हैं, ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ है। तो देखेंगे आप यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो इनका क्रॉस करने पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर यहाँ 4 इंटू 4 हो जाएगा। उभयनिष्ठ जो अवयव होंगे वो 4 इंटू 4 कितने होंगे, 16 एलिमेंट्स जो ऐसे होंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। आप यहाँ डायरेक्ट भी सीधा लिख सकते हैं, 4 अवयव उभयनिष्ठ है तो यहाँ n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 जो है ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अरिक्त समुच्चय ए के घात समुच्चय में, घात समुच्चय आपको दिया है और संक्रिया आपको दी गई है सम्मित अंतर। तो यहाँ सम्मित अंतर बेस्ड क्वेश्चन है, आप सीधा भी इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि सम्मित अंतर जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, सहचारी होता है, और इसका तत्समक भी विद्यमान होता है जो कि फाई होता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x डेल्टा वाई, एक्स और वाई का जो सम्मित अंतर है वो आपको दिया गया है, उस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और y माइनस एक्स का यूनियन। तो आप यहाँ देखेंगे ये 2 सेट्स का यूनियन ही है, और यूनियन जो है वो क्रम विनिमय भी होता है, यूनियन जो ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय भी होता है, क्रम विनिमय भी होता है, सहचारी भी होता है, और इसका तत्समक भी विद्यमान है। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तत्समक के लिए आप देख सकते हैं कि तत्समक इसका होता है फाई। फाई के लिए आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा। जब फाई का ऑपरेशन आप एक्स से लिखेंगे, सम्मित अंतर एक्स डेल्टा फाई या फाई डेल्टा एक्स जो है वो एक्स ही होगा। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक कक्षा के 175 विद्यार्थियों में एक या अधिक विषय पढ़ाने का विवरण निम्न है। तो यहाँ पर 3 सेट्स आप लेंगे, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेट आपने ले लिया मैथ्स के लिए, सेकंड सेट आपने ले लिया भौतिकी के लिए, थर्ड सेट जो आपने ले लिया रसायन के लिए। तो आप लिखते हैं इसमें, फर्स्ट जो है वो गणित के लिए है और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 100। दूसरा भौतिकी के लिए है, भौतिकी जो पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या जो है वो 70 है, और थर्ड जो है वो रसायन है। तो रसायन पढ़ने वाले जो हैं वो टोटल हैं 46। आप यहाँ देखेंगे कि उसके बाद जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो 18 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ जो इनका तीनों का कॉमन है वो हो जाएगा 18। उसके बाद देखते हैं गणित और भौतिकी जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं। गणित और भौतिकी में देखेंगे, गणित और भौतिकी जो है दोनों का कॉमन 30 है। 30 में से आप 18 पहले लिख चुके हैं तो 30 माइनस 18 कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे गणित और रसायन जो है वो 28 स्टूडेंट्स हैं। गणित और रसायन का जो कॉमन है ये 28 होना चाहिए, यहाँ 18 आप लिख चुके हैं तो 18 माइनस कर दीजिए 10 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है भौतिकी और रसायन 23 है, भौतिकी और रसायन में 23 हैं, तो 23 में से 18 लिख लिया है तो माइनस कर दीजिए 18, 5 बचेगा। अब आपको इसमें बताना है गणित विषय, यहाँ लिखेंगे केवल गणित विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। गणित में 100 है तो आपको बताना यहाँ है केवल गणित पढ़ने वाले
छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो जो टोटल है आपके पास में मैथ्स के, उसमें से ऐसे छात्र माइनस कर दीजिए जो गणित के अलावा, यहाँ देखें गणित में 12, 18 और 10 जो हैं ये भौतिकी भी पढ़ रहे हैं, ये भौतिकी और रसायन भी पढ़ रहे हैं, और इधर ये रसायन भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स के साथ में जो मैथ्स टोटल है 100 है, उसमें से ये मैथ्स के अलावा जो पढ़ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। तो 12, 18 और 10 को माइनस करेंगे, 12 को, 18 को, 10 को माइनस कर देंगे, 12, 18, 30, 40 को माइनस कर देंगे। 100 में से 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। तो केवल मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर एक रिलेशन है। रिलेशन इस प्रकार है कि एक्स आर वाई इस प्रकार परिभाषित है कि 1 + XY जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आपको बताना है कि आर तुल्यता संबंध है या सम्मित परंतु संक्रामक नहीं है, सम्मित परंतु स्वतुल्य नहीं है, और प्रतिसम्मित संबंध है। तो देखते हैं स्वतुल्य संबंध, जब ए आर ए हो, ए रिलेटेड टू ए हो, यहाँ एक्स आर वाई है, यदि ये एक्स रिलेटेड टू एक्स हो जाए, स्वयं का स्वयं से संबंध हो जाए, तो इसको आप कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध होगा। देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। यहां लिखेंगे 1 + x × x, y की जगह भी x लिख लेंगे, इज ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं कितना आ गया, ये 1 + x × x हो गया x²। तो x² जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ जो नंबर आएगा 1 + 1 से बड़ा होगा तो वो 0 से भी बड़ा है। तो आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी रिलेशन है किसमें, x और x में। तो यहाँ x और x में रिलेशन है, इसलिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है, ये संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखेंगे सम्मित संबंध के लिए, तो सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन होगा जब एक्स आर वाई और वाई आर एक्स दोनों हो, एक्स आर वाई और वाई आर एक्स दोनों हो, एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन एक्स से। तो एक्स आर वाई आपको दिया है, एक्स आर वाई कितना है, 1 + XY इज ग्रेटर देन 0। तो यहां देखिए आप लिख सकते हैं एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो गुणन है वो क्रम विनिमय होता है, x का y और y का x से मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होगा। तो यहां पर देखेंगे 1 + XY लिखने पर XRY होता है, तो 1 + YX लिखने पर ये XRY होकर YRX हो गया। तो यहां देखेंगे XRY और YRX दोनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये कैसा है, सम्मित संबंध है। थर्ड आप देखेंगे इसमें संक्रामक, तो यहां संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन जो है कब होगा, जब एक्स आर वाई वाई आर जेड होने पर क्या हो, एक्स आर जेड हो। तो आप देखिए इसमें ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कोई जिससे कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, रखते हैं इसमें x1 y0 और z कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। तो यहां देखिए रिलेशन लेंगे 1 और 0 में पहले, तो 1 और 0 रखते हैं, कितना आएगा 1 + XY, प्रोडक्ट करेंगे 1 का और 0 से। तो ये जो प्रोडक्ट है 1 + 0 1 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहां पर 1 का 0 से रिलेशन है। सेकंड देखेंगे 1 का 0 से रिलेशन है, 0 का -2 से देखते हैं, तो 1 का रिलेशन देखेंगे -2 से। तो यहां पर आएगा 1 प्लस, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 × -2, तो यहां पर प्रोडक्ट आप करेंगे यहाँ 1 का -2 से, तो -2 से सॉरी यहां देखते हैं 0 का -2 से पहले, तो 0 का -2 से देखेंगे तो 0 और -2 करेंगे, तो यहाँ 1 + 0 × -2, तो यहाँ देखते हैं आप ये 0 हो गया, ये नंबर भी जो है 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 0 से है, 0 का रिलेशन -2 से है। अब थर्ड जो है वो चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन -2 से है या
नहीं। तो 1 + xy लिखते हैं, यानी 1 × -2। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है 1 है, ये -2 है, ये नेगेटिव नंबर आ गया -1, जो कि 0 से छोटा है, बड़ा नहीं है। होना क्या चाहिए? 0 से बड़ा। तो ये 0 से छोटा है, यानी ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 और 0 है, 1 का 0 से रिलेशन है, 0 का -2 से, लेकिन 1 का रिलेशन जो है वो -2 से नहीं है। तो रिलेशन जो है वो संक्रामक नहीं है। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन है। सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में निम्न में से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपको बताना है रेखाओं में समांतरता। तो रेखाओं के लिए आप देखते हैं कोई लाइन है, तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे कि ये रेखा जो है इसका रिलेशन स्वयं से होना चाहिए, यानी ये रेखा जो है ये स्वयं के समांतर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि कोई भी रेखा जो है वो स्वयं के समांतर होती है। रेखा जो है कोई भी वो स्वयं के समांतर होती है, क्योंकि इसमें समांतर रेखाओं के मध्य कोण होता है 0 डिग्री। तो कोई भी रेखा जो है वो स्वयं के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगी। तो रेखा स्वयं के समांतर है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा इसमें देखेंगे स्वतुल्य के बाद स्वतुल्य संबंध है सम्मित। कोई आपके पास में 2 लाइंस हैं, तो लाइंस ए और लाइन ए और बी आपके पास हैं। आपने लिख लिया लाइन ए और बी, लाइन ए और लाइन बी दोनों यहां देखेंगे कि समांतर हैं। ए इज पैरेलल टू बी, तो रेखा ए बी के समांतर है, तो बी जो है वो ए के समांतर होगी, यानी दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। तो ए का रिलेशन यहाँ बी से है और बी रिलेटेड टू ए है। ए बी के समांतर है, बी ए के समांतर है, तो जो रिलेशन है वो रिलेशन जो है वो सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड आप देखेंगे संक्रामक। संक्रामक रिलेशन के लिए आप चेक करेंगे कि ए बी सी 3 लाइंस आपके पास हैं, ए बी सी 3 लाइंस आपके पास हैं, लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी। तो यहाँ 3 लाइंस आप लेते हैं, लाइन ए, बी और सी। ये यहाँ देखेंगे पहले आपके पास ए का रिलेशन है वो बी से है, ए जो है वो बी के पैरेलल है और बी जो है वो सी के पैरेलल है, बी जो है वो सी के पैरेलल है। तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? यहाँ देखेंगे कि तीनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के पैरेलल है। तो ए बी के समांतर है, ए का रिलेशन बी से है, बी सी के समांतर है, बी का रिलेशन सी से है। और यहाँ देखेंगे कि ए रिलेशन सी से है, तो ए रिलेटेड टू सी होते ही जो रिलेशन है ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर ये तीनों ही प्रकार का संबंध है। तो आप कहेंगे कि रेखाओं में जो समांतरता है वो एक तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध। इसके बाद आगे है त्रिभुजों में सर्वांग समता। तो इसी तरह से आप त्रिभुज के लिए सर्वांग समता देखेंगे, तो कोई भी त्रिभुज जो है वो स्वयं के सर्वांग सम होता है। पहला देखेंगे स्वयं के साथ रिलेशन है या नहीं, तो कोई त्रिभुज जो है वो स्वयं के साथ सर्वांग सम होता है। स्वयं के क्या होता है? सर्वांग सम होता है। सर्वांग समता में क्या होना चाहिए? संगत कोण और संगत भुजाएं परस्पर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ ए कोण है वो ए के बराबर है, बी है वो बी के बराबर है, सी है वो सी के बराबर है। तो ये सर्वांग सम है, स्वयं के सर्वांग सम है। तो आप कहेंगे कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। सम्मित के लिए आपको 2 ट्राइंगल्स लेने हैं, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स आप ऐसे ट्राइंगल्स लेंगे, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स आप ऐसे लेंगे जो एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स लिए, ट्राइंगल आपने लिख लिया, यहाँ ABC है, ये PQR है, ये दोनों क्या हैं? सर्वांग सम है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो आप कह सकते हैं कि जो PQR है वो ABC के सर्वांग सम है, PQR जो है वो ABC के सर्वांग सम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। ABC PQR के सर्वांग सम है, PQR ABC के सर्वांग सम है। तो आप कह सकते हैं कि ABC का रिलेशन PQR से है, PQR का रिलेशन है ABC है। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये जो रिलेशन है
ये सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध हो गया। संक्रामक के लिए आप क्या करेंगे, यहां संक्रामक के लिए एक ट्राइंगल और लेंगे आप। तो एक ट्राइंगल और ले लेते हैं यहां पर। अब यहां पर 3 ट्राइंगल्स हो गए आपके पास में। तो इसमें भी क्या होगा, पहला ट्राइंगल जो है दूसरे के सर्वांग सम है और दूसरा जो है वो तीसरे के सर्वांग सम है। तो यहां क्या होंगे, तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो पहले का जो रिलेशन है वो थर्ड ट्राइंगल से होगा। पहला जो है वो दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे के सर्वांग सम है। तो तीसरा पहले के सर्वांग सम होगा, पहला तीसरे के सर्वांग सम होगा। तो पहले त्रिभुज का रिलेशन दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है। तो पहले ट्राइंगल का जो रिलेशन है थर्ड से हो रहा है, तो ये संक्रामक है। तो तीनों ही प्रकार का संबंध है। तो ये भी जो है तुल्यता संबंध है, पहले वाला भी तुल्यता है। इसी प्रकार से समरूपता में होगा। समरूपता में ऐसी आकृतियां जिनके कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। तो त्रिभुज है यहाँ पर। तो त्रिभुज ऐसे कौन से त्रिभुज जिसमें कोण बराबर हो। तो पहला क्या देखेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कोई भी जो त्रिभुज है उसके कोण स्वयं के कोण के बराबर होंगे। तो कोई भी त्रिभुज जो है वो स्वयं के समरूप होता है। दूसरा आप क्या देखेंगे, सम्मित। तो कोई भी दो त्रिभुज सम्मित के लिए आप दो त्रिभुजों को समरूपता में देखेंगे तो त्रिभुज समरूप हैं, तो एक दूसरे के समरूप हैं। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा पहले के समरूप है। तो यहाँ ये जो है सम्मित संबंध भी है और इसी तरह से ये संक्रामक संबंध भी है कि कोई त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज के समरूप है, दूसरा जो है वो तीसरे त्रिभुज के समरूप है। तो पहला त्रिभुज भी तीसरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो यहाँ पर ये भी जो है त्रिभुजों में समरूपता, सर्वांग समता और रेखाओं में समांतरता, तीनों ही प्रकार के तुल्यता संबंध हैं। लंबवतता जो है वो जो रिलेशन है ये जो तुल्यता संबंध नहीं होगा। देखते हैं इसमें, यहाँ पर आपके पास में लाइन्स हैं। तो लाइन के लिए आप देखेंगे कि लंबवत होनी चाहिए। आपके पास में 2 लाइन्स हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर आपने लाइन्स ले ली हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, लाइन ए और बी। आपने लिखा लाइन ए और लाइन बी। तो एक लाइन ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखेंगे कोई भी रेखा जो है वो स्वयं के लंबवत होती है या नहीं। तो स्वयं के लंबवत नहीं होती। समांतरता में हमने सीखा है अभी कि कोई भी रेखा जो है वो स्वयं के समांतर होती है, लंबवत नहीं होती। तो यहाँ पर लंबवतता में जो ए है कोई रेखा वो ए से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा है वो स्वयं के समांतर होती है, लंबवत नहीं होती। तो यहीं से आप देख सकते हैं स्वतुल्य नहीं है तो यहाँ पर तुल्यता संबंध नहीं होगा। दूसरा इसमें देखते हैं, स्वतुल्य के बाद सम्मित भी चेक कर लेते हैं। तो सम्मित में क्या करेंगे, कोई 2 लाइन्स हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ लाइन ए और बी, तो ए बी के लंबवत है तो क्या होगा, बी जो है वो ए के लंबवत होगी। तो यहाँ देखेंगे कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है। तो ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध भी है। थर्ड इसमें हम देख सकते हैं संक्रामक का। तो संक्रामक में आप लाइन लेते हैं 3 लाइन्स। लाइन ए और बी जो है वो लंबवत हैं। थर्ड लाइन जो है पहले देखते हैं, लाइन ए जो है वो बी के लंबवत है और थर्ड लाइन जो है वो बी के लंबवत है। तो यहां देखेंगे आप कि ए जो है वो बी के लंबवत है, बी जो है वो सी के लंबवत है। तो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। लेकिन यहां देखेंगे कि ए और सी जो हैं वो लंबवत न होकर के समांतर हैं। तो ए का रिलेशन है वो यहाँ सी से नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। तो ये जो संबंध है रेखाओं में लंबवतता, ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो यह जो है स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो फर्स्ट में आप देखते हैं a माइनस बी गिवन है, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
तो आप यहां देख सकते हैं ए माइनस बी में कौन से अवयव होते हैं, ए माइनस बी में होंगे केवल ए के अवयव जिसमें बी के अवयव नहीं हो। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको वेन डायग्राम से देख सकते हैं, आपके पास में टू सेट्स हैं ए और बी, ए और बी टू सेट्स हैं, ए माइनस बी जो है केवल ए के अवयव हैं, तो ये जो पोर्शन है केवल ए का, इसमें बी का पार्ट्स नहीं है। यानी ए में से क्या माइनस कर दें आप, ये जो इंटरसेक्शन है इसको माइनस कर दें, तो बचा हुआ पार्ट ही ए माइनस बी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आप, यहाँ पर ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी आपको दिया है। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो आप टू सेट्स ले लेंगे ए और बी, देखते हैं सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन और माइनस का यूनियन करने पर, तो इंटरसेक्शन इनका कॉमन पार्ट है और उसमें आपका यूनियन करना है ए माइनस बी से, केवल ए से, तो केवल ए आपने ऊपर भी रिप्रेजेंट किया केवल ए। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को मिलाकर के कौन सा सेट हो रहा है, ए, और ये ए के इक्वल है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड के लिए आप देखेंगे कि ये डी मॉर्गन लॉ अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है, क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन सी जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी से, जो कि डी मॉर्गन लॉ है यहाँ पर डिफरेंस के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए था, यूनियन लिखा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ये स्टेटमेंट फर्स्ट और 2 ट्रू है, तो इसमें आएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जिसमें है 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए से सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए यहाँ पर 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है 1, तो ए में एलिमेंट्स हो जाएंगे, सम प्राकृत संख्याएं हैं तो 2, 4, 6 और 8 आएगा नहीं, 8 से छोटी लेनी है आपको 2, 4, 6। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर 3 हैं। दूसरा सेट आप लेते हैं बी, बी में आपको दिया है यहाँ पर 7 से छोटे अभाज्य संख्याएं जो कि होंगी 2, 3, 5, तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बी में वो 3 हैं। अब आपको बताना है कि ए से परिभाषित होने वाले, तो ए से परिभाषित करना है तो ए क्रॉस बी में देखेंगे कि कितने अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयव जो होंगे वो 3 × 3 9 अवयव होंगे। और आपको बतानी है संबंधों की संख्या, इसके उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पर कुल संबंध जो बनेंगे 2 की पावर n होंगे, और यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 9 हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए से बी में परिभाषित होने वाले संबंधों की कुल संख्या जो है वो 2 की पावर 9 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो y बराबर आपको सेट दिया गया y a b, और आपको बताना है कि ए क्रॉस बी तथा ए बी का कार्तीय गुणन हो तो y क्रॉस ए, देखिए y क्रॉस ए इंटरसेक्शन y क्रॉस बी आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ सेट ए और बी में देखेंगे तो कोई भी अवयव जो है वो कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। और आप यहाँ जब y का कार्तीय गुणन ए से करेंगे और कार्तीय गुणन बी से करेंगे, तो यहाँ जब ए से करेंगे तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट y से होगा, सेकंड एलिमेंट ए से होगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड बी से होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट में तो y के एलिमेंट हैं जो कि कॉमन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड एलिमेंट देखेंगे ए और बी है जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो इनके इंटरसेक्शन में जो अवयव होंगे वो कोई अवयव नहीं होगा, यानी इंटरसेक्शन इनका कितना होगा, 5 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y क्रॉस ए इंटरसेक्शन है जो y क्रॉस बी आपको बताना है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, तो इसको रिवर्स लिखते हैं, y का क्रॉस किया गया है यहाँ a इंटरसेक्शन b से, और आप देख रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 है, इनमें कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर y का क्रॉस जब आप 5 से करेंगे तो वो क्या रहेगा,
5 ही रहेगा, तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता ने 3 पेय पदार्थ, तो यहां पर भी आप 3 एलिमेंट्स लेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स आप लेंगे, इसमें सेट रिप्रेजेंट कर दिया आपने। एक है आपके पास में दूध पीने वाले, कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले, तो आप यहां लिखते हैं फर्स्ट सेट जो है वो दूध पीने वालों को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो है वो कॉफी के लिए, थर्ड जो है वो चाय के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले तीनों पेय पदार्थ पीने वाले कितने हैं। तो तीनों आप यहां देखेंगे कि तीनों जो पदार्थ पीने वाले हैं पेय पदार्थ के लिए, वो यहां पर 10 विद्यार्थी तीनों पेय लेते हैं। तो इनका तीनों का जो कॉमन है वो 10 हैं। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूध कॉफी चाय तीनों ही पीते हैं। अब दो दो में देखेंगे तो यहां पर देखिए 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूध और कॉफी लेते हैं। तो दूध और कॉफी में जो कॉमन है वो 20 है, तो 20 में से 10 माइनस करके बचा हुआ भाग हो गया 10। फिर 30 विद्यार्थी कॉफी और चाय लेते हैं, तो कॉफी और चाय में देखेंगे कि 30 विद्यार्थी कॉमन है, जिनमें से 10 आप पहले लिख चुके हैं, तो कितने और बच गए 20, उनको और लिख लेंगे। 25 विद्यार्थी दूध एवं चाय लेते हैं, दूध और चाय में कॉमन पार्ट है 25, जिसमें से 10 पहले लिख लिया, 15 और लिख दीजिए। उसके बाद 12 विद्यार्थी केवल दूध लेते हैं, तो दूध लेने वाले विद्यार्थी केवल दूध, बचा हुआ पार्ट जो केवल दूध का है 12 हो गए। 5 विद्यार्थी केवल कॉफी, कॉफी में बचा हुआ हो गया टोटल 5। और यहाँ पर 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, तो चाय में बचा हुआ हो गया 8 केवल चाय का। अब आपको बताना है तीनों में से कोई भी पेय नहीं लेने वालों की संख्या। तो टोटल आपको दिए गए हैं 100 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं इनमें कोई पेय पदार्थ पीने वाले सभी विद्यार्थी हैं, तो इनको हम टोटल माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं टोटल करते हैं कितना होता है यहाँ पर, तो इनको ऐड कर लेते हैं पहले, कितने हैं 12 10 10, तो कितने हो गए 47, यहाँ हो गए 47। फिर उसमें से ये 5 8 13 हो गए और 20 हो गए, इनको माइनस करते हैं तो ये 80 हो गए, टोटल 80, और आपके पास बचा है 20। यहाँ पर 12 10 10 15 5 20 8, ये सभी ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों में से कोई ना कोई पेय पीते हैं, या तीनों ही पीते हैं, या इनमें से 2 पीते हैं। तो टोटल आपके पास में 800 है, इनको हम ऐड करके माइनस करेंगे तो ऐसी संख्या इनकी है 80। तो 80 को माइनस करने पर आपके पास आता है 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।